अभी हम लेंगे प्रोग्रेशंस इन सीरीज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 से लिया गया है। और क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह से एक सीक्वेंस दिए A1 A2 A3 जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस से जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कि कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल है। उसी तरह से हमें एक दूसरी सीरीज और दी है B1 B2 B3 इस तरह से, ये भी एक पॉजिटिव नंबर की सीरीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टर्म्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिनका कि कॉमन रेशियो 2 के इक्वल दिया हुआ है। साथ में हमें ये भी बताया गया है कि A1 इक्वल टू B1, मतलब पहली वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और दूसरी वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल है और वो C के इक्वल दिया हुआ है हमको। और साथ में हमको बताना क्या है, हमें वो C की कितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ C की ऐसी कितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। और इसमें क्या है, 2 टाइम्स A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, मतलब जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस है उसका 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के सम के इक्वल है। तो इस पूरी सीरीज के जो B1 से लेके BN तक की सीरीज है उनके सम के इक्वल होगा। ऐसी C की कितनी वैल्यूज होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले तो मैं उसको यूज़ करूँगा। हमें क्या बताया गया है, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है A1 से लेके AN तक का सम है उसमें। तो यहाँ पर मैंने लिया A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के AN तक की सीक्वेंस का सम। और ये किस तरह से निकालेंगे हम, सम ऑफ द AP के फॉर्मूले से, जो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, C के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू C प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस, और वो हमको 2 के इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो इंटू 2 हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज वाला सम। तो इसमें क्या है, इसको हमने ऐसे लिखा B1 प्लस B2 प्लस B3 से लेकर के जो BN तक के जो टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा। उसके लिए हम सम ऑफ GP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म विच इज C ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो विच इज 2 हियर रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है कि ये जो AP की सीरीज है इसका सम मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये तो हमारा सम अभी निकाला हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n/2 इंटू यहाँ पर हो गया आपका 2C प्लस 2n माइनस 2। तो इसको मैंने लिख दिया 2C प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस 2 को मैंने इस 2 से कैंसिल कर दिया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस राइट हैंड साइड जो हो जाएगी इसकी हो जाएगी C मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n -1/1, मतलब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी यहाँ पर। अब हमको क्या पूछा है कि C की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसमें पहले तो हम C को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब C को हम बाकी सब टर्म्स के अकॉर्डिंग n के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि n की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है जिसके लिए C जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। पॉजिटिव इंटीजर क्यों आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया है कि जो C है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों ही सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म C है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब C की वैल्यू हमको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। अब n की हम कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो n की हम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं n की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे C की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले तो हम इस C को एलिमिनेट कर देते हैं। तो C को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखिए C के साथ में क्या है 2 टू द पावर n -1 है, और इधर क्या है, यहाँ पर C की टर्म केवल एक ही है 2 इंटू n है, तो इस 2n को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो C के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n -2n -1, और जो बची हुई टर्म है वो मैंने एक साथ क्या क्लब किया है इधर, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 2n -2। ठीक है, तो यहाँ पर C की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इस 2n -2 में से मैंने 2 को कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर n -2n -1। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से n की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके C की वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे। सपोज n की वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर n-1 होने की वजह से ये तो 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा C है वो क्या होना चाहिए, वो तो एक
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के हिसाब से, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सपोज कीजिए n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखने पर ये हमको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू -4। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर नहीं है। फिर हम आ जाते हैं n की वैल्यू 3 रखेंगे। अब हम 3 रखने पे देखिए हमको क्या मिलता है, ये हमको मिलता है इधर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 7, डिनोमिनेटर में आ गया 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 इंटू 2 इज 12। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ गई है। तो ये तो हमारी पहली वैल्यू जो है वो हमारी, ये तो एक एक्सेप्टेबल वैल्यू, उसको मैंने अलग से ले लिया। अब हम n की वैल्यूज़ को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। अब n की वैल्यू को अगर सपोज करो 4 हो जाती है, तो 4 होने पे क्या होगा, इधर यहाँ पर हमको लिखेंगे इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा इधर हमारे पास, that will be equal to 8 into 3 is 24 divided by 16 minus 8 is 8 and 8 minus 1 is 7, तो 24 by 7 ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं n की वैल्यू को 5 रखेंगे। 5 रखने पर क्या होगा, इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 विच इज 32 माइनस 2 इंटू 5 विच इज 10 माइनस 1, तो ये कितनी हो गई यहाँ पर 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 32 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 21, तो ये भी हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। फिर हमने n की वैल्यू को 6 रखा, 6 रखा तो इधर क्या मिल जाएगा 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 जो कि 64 के बराबर है, माइनस 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 हो गया 60 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये 13 और 54 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 64 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 51, तो ये भी हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 7 रखेंगे। तो आप सोचोगे कि ये क्या कर रहे हैं, हम तो n की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है और न्यूमरेटर में क्या है उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल टर्म है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो होगी वो पॉलिनोमियल टर्म को ओवरटेक पक्का करेगी और उसके बाद में क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा हमारा न्यूमरेटर से ज़्यादा ही रहेगा और उस टाइम पे क्या होगा, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स होगी वो सब 1 से कम हो जाएगी। तो वहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद जो सीक्वेंस होगी वो कहीं भी हमें पॉजिटिव वैल्यू सी की आएगी नहीं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी लेकिन इंटीजर वैल्यू कभी भी नहीं आएगी क्योंकि वो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन ही होगी, 1 से छोटी वैल्यूज ही होगी। अब n की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। 7 रख के देखने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इधर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 14 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू 128 माइनस 7 इंटू 2 इज 14 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 124 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 113। तो मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आई है वो 1 से कम है, दिस वैल्यू इज लेस देन 1 और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो 7 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और 7 के बाद की कोई भी वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है। यहाँ पर एक ही वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है 3 के बराबर, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सी की वैल्यू 3 आई तो वो 3 आंसर दे देते हैं, जबकि 3 इसका रॉन्ग आंसर है। हमें पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू में बिकॉज यहाँ पर एक ही वैल्यू ऐसी है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 विल बी द राइट आंसर।